रिबर्थ इन नॉवल फॉर रिवेंज। एपिसोड 4। सनम अपना फोन लेकर वहां से सीधा बाहर निकल जाती है। सनम के जाते ही दादाजी राघवेंद्र जी की तरफ देखकर कहते हैं, आपको वैष्णवी बहू को समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैष्णवी बहू ने जो लड़की पसंद की है अभिमन्यु की शादी उसे लड़की से ही होगी। अभिमन्यु और राघवेंद्र जी हैरान रह जाते हैं। तभी दादाजी उन दोनों को ऐसा कुछ बताते हैं कि अभिमन्यु का चेहरा हैरानी और शौक से बड़ा हो जाता है। दादाजी राघवेंद्र जी की तरफ देखकर कहते हैं, अरे सनम को ही तो मैं और वैष्णवी ने पसंद किया था अभिमन्यु के लिए, और अभिमन्यु की शादी वैष्णवी ने सनम से ही तय करी है। ये सुनकर तो अभिमन्यु का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और वह दादाजी की तरफ देखकर कहता है, आप सच बोल रहे हो ना दादाजी। दादाजी अभिमन्यु की तरफ देखकर कहते हैं, अरे बेटा मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। कहीं अपने दादाजी की बात सुनकर अभिमन्यु बहुत खुश हो जाता है और कहता है, तो फिर ऐसा कोई चक्कर चलाया ना दादाजी के मन की जो नाराजगी है सनम की तरफ वह खत्म हो जाए। दादाजी अभिमन्यु की तरफ देखकर बोलते हैं, बेटा वह तो तब हो सकती है तब तुम खुद अपनी माँ से कहो कि तुम उसे लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो। लड़की तुम्हारी माँ ने पसंद करिए, देखो काम को सीधे पकड़ो या घूमर पकड़ो, तुम्हारी शादी होनी तो सनम से ही है, तो फिर अपनी माँ को भी खुश कर दो ना। अभिमन्यु खुश होकर दादाजी को गले लगा लेता है। वहीं बचपन वाले अभिमन्यु को वापस आया देखकर दादाजी और राजेंद्र जी दोनों की आंखें नम हो जाती है। फिर वह दोनों ही वहां से चले जाते हैं। अभिमन्यु अपना काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु के पास सनम का टेक्स्ट मैसेज आता है कि उसे किसी अर्जेंट काम से वापस अपने कंपनी जाना पड़ा। अब आगे का जो भी काम है वह लोग कल कंटिन्यू करेंगे। मल्होत्रा कंपनी में इस वक्त सारे एम्प्लॉयज ऑडिटोरियम में इकट्ठा थे और उनके सामने स्टेज पर दादाजी हर्षवर्धन जी, अनुज जी, समीर, अर्जुन, अक्षय, कार्तिक और सनम खड़े हुए थे। दादाजी सबकी तरफ देखकर गहरी सांस लेकर कहते हैं, लास्ट बार पूछ रहे हैं किसने हमारी कंपनी के सीक्रेट हमारी राइवल कंपनी को दिए। अगर वह इंसान खुद ब खुद हमारे सामने आ जाता है तो हम उसे कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ नौकरी से निकले, और अगर हम उसे ढूंढ कर निकलते हैं तो उसे हम इतनी भयानक सजा देंगे कि आने वाली 7 पीढ़ी की भी रूह कांप जाएगी। अभी भी कोई कुछ नहीं बोलता है। तभी सनम सब की तरफ देखकर कहती है, फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है मेरी तरफ से, मैं दादाजी, पापा, चाचा जी या अपने भाइयों की तरह दयालु नहीं हूँ जो तुम लोगों को छोड़ दूँ। तुम लोगों को सजा अपने आप आने के बाद भी मिलेगी, और अगर हमने ढूंढा फिर भी मिलेगी, लेकिन जो सजा हम उसे देंगे उसमें थोड़ी सी नमी बढ़ती जाएगी, क्योंकि धोखा देने वालों की हमारी कंपनी में कोई जगह नहीं है। इसलिए खुद ब खुद सामने आ जाओ, वरना अगर मैं लेकर आई तो फिर देख लेना क्या होगा। लेकिन अभी भी कोई भी सामने नहीं आया था। कहीं सबसे लास्ट में खड़ा एक इंसान कांप रहा था, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि सब लोग उसे सिर्फ सजा देकर छोड़ देंगे, ज्यादा से ज्यादा उसे नौकरी से निकाल देंगे, इससे ज्यादा क्या ही उसके साथ करेंगे। इसीलिए वह शख्स अभी तक किसी के सामने नहीं आया था। सनम सारे एम्प्लॉयज की तरफ देखकर कहती है, तो ठीक है, आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि हम नहीं जानते वह इंसान कौन है जिसने हमारे साथ धोखेबाजी की है तो आप लोग गलत हो। ठीक है, चलिए सामने टीवी स्क्रीन पर देखिए, उसे इंसान की कर दो, वह भी लाइव। सनम एक पेन ड्राइव ऑडिटोरियम मत प्ले कर देती है जिसमें एक इंसान चोरी छुपे हर्षवर्धन जी के ऑफिस में जाता है, वहां से फाइल चुरा कर किसी को सेंड कर देता है और वहां से मुस्कुराता हुआ चला जाता है। ये देखकर पीछे खड़ा आदमी लड़खड़ा कर गिर जाता है, क्योंकि वह पहले भी यह सब कर चुका था लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया था, तो इस बार कैसे पकड़ा गया। सनम बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा करके कहती है, सामने लेकर आओ। बॉडीगार्ड मिसेस बंसल वो सनम के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। सनम उसकी तरफ चारों तरफ चक्कर काट दिया और कहती है, तुम्हें क्या लगा तुम इतने दिन से हमारी कंपनी को धोखा दे रहे थे और हमें पता नहीं था? अगर पता नहीं होता तो हम उसे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाते, हिडन कैमरा क्यों लगाते? हमें पता चल चुका था कि हमारे ऑफिस का कोई बंदा हमें धोखा दे रहा है, इसलिए तो हमने ये सब कुछ किया। और वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बता दो जी, सरकारी प्रोजेक्ट भी फाइल तुमने चोरी करके राइवाल कंपनी को दी है, वह फाइल तो मेरे पास थी। तो तुमने चोरी क्या किया था? एक बार चोरी करने से पहले फाइल को पढ़कर तो देख लेते उसमें क्या लिखा था। सनम की बात सुनकर वह इंसान हड़बड़ा जाता है। अब जाकर उसे एहसास हुआ था कि वह सनम के बिछाए हुए जल में फंस चुका है। सनम तुरंत ही अपनी रिवॉल्वर निकालकर उसे इंसान के माथे पर रख देती है और कहती है, अगर मैं चाहूँ ना तो 1 सेकंड के अंदर तुम्हारा काम तमाम कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, सजा तो मैं इन सबके सामने मिलेगी, क्योंकि आइंदा से कोई भी हमें धोखा देने के बारे में सोचेगा नहीं। इससे बेहतर यही होगा कि अब अपना गुनाह कबूल कर लो। मिस्टर बंसल सनम की तरफ देखकर कहते हैं, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है और यह सीसीटीवी फुटेज को कोई सबूत नहीं मानेगा, क्योंकि यह तो बनाई भी जा सकती है। सनम मुस्कुराते हुए बंसल की तरफ देखकर कहती है, तुमने क्या मुझे पागल समझा है कि मैं इतनी से सबूत को लेकर पुलिस के पास जाऊंगी? यह मेरा ऑफिस है, यहाँ की जज भी मैं हूँ, लॉयर भी मैं हूँ और फांसी देने वाले भी मैं।
हूँ मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी और तुम वहां से छूट जाओगे, जमानत मिल जाएगी। इतनी बेवकूफ़ लगती हूँ क्या तुम्हें? तभी सनम अपने पेट में से एक धारदार चाकू निकलती है और उसे बंसल के हाथ पकड़कर उसकी सारी उंगलियां को एक झटके में काटकर फेंक देती है। ये सीन देखकर सब चौंक जाते हैं और सबसे ज्यादा तो चारों भाई। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा तो उनकी बहन इतनी कॉल कब बन गई थी। वहीं दादाजी, अनुज जी और हर्षवर्धन जी खुद हैरान थे, लेकिन इस वक्त को कोई भी बात अपने चेहरे पर शो नहीं करते हैं। सनम बंसल का दूसरा हाथ पकड़ती है और उसे हाथ की भी सारी उंगलियां को काट देती है। सारे एम्प्लॉयज डर की वजह से थर थर कहां पर रहे थे। सबको सनम में यमराज नजर आ रहा था। सनम पर के नाखूनों को एक एक कर निकलने लगती है और फिर बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहती है, इन्हें मेरे पालतू टाइगर के सामने डाल देना और वह भी जिंदा। तब इसको पता चलेगा कि धोखेबाजी का अंजाम क्या होता है। और हाँ, टाइगर जैसे सिखाएगी ना, वह लाइव प्रसारण पूरे ऑफिस में होना चाहिए, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि सनम मल्होत्रा से गद्दारी करने का अंजाम क्या होता है। सनम ये बोल वहां से चली जाती है। वहीं अक्षय धीरे से समीर और अर्जुन की तरफ देखकर कहता है, भाई ये लड़की क्या चीज़ है, मतलब मैं क्या ही बोलूं, अब तो मुझे इससे डरने लगा है। मैं तो सच बोल रहा हूं, मैं तो इससे पंगा नहीं लूंगा कहीं। अर्जुन भी अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है, मैं भी नहीं। समीर उन दोनों को गुस्से से होता है। तभी कार्तिक कहता है, भाई ऐसे मत देखो उसे, लेडी डॉन को देखकर हमारी हालत खराब है। अगर आप भी इस तरह देखोगे ना तो देख लेना कहीं हमारी पेट यही भी लेना हो जाए और फिर हमारी बेइज्जती हो जाएगी। सब लोग वहां से सनम के ऑफिस में चले जाते हैं। सनम इस वक्त अपने ऑफिस में बैठी गहरी गहरी सांस ले रही थी। तभी दादाजी उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं थी। सनम अपने दादाजी की तरफ देखकर कहती है, मैं जानती हूँ दादाजी, लेकिन वह इंसान हमें आपसे नहीं क्यों साल से धोखा दे रहा है और आप लोग ने जानबूझकर धोखेबाज पुलिस ऑफिस में क्यों रखा था? क्या मजबूरी थी आपकी? दादाजी उसके सर पर हाथ रखे रहते हैं, बेटा मजबूरी नहीं थी, इसके पिताजी हमारे साथ काम करते थे और मुझे बचाने में उनकी जान चली गई थी, इसलिए हम बंसल को कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि उसके पिताजी के एहसान थे हमारे ऊपर। सनम तेरी सांस लेकर सब की तरफ देखकर कह दिया, चलो शाम हो गई है, घर जाने का वक्त हो गया है, आप लोग निकले, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। समीर सनम के सर पर हाथ रखकर कहता है, अगर कोई बात है तो मुझे बता सकती हो। सनम समीर की तरफ देखकर कहती है, कोई बात नहीं है भाई, आप चलो मैं आता हूँ थोड़ी देर में। सब लोग वहाँ से मल्होत्रा मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वही सनम वहाँ बैठकर एक फाइल पढ़ने लगती है। उसे फाइल में सात्विक और समीरा की किडनैपिंग के बारे में सारी जानकारी थी, लेकिन वह किडनैप होने के बाद कहाँ गायब हो गए इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सनम काफी देर सोचती है, फिर अपने ऑफिस से बाहर निकल जाती है। अपनी गाड़ी में बैठ मल्होत्रा मेंशन के लिए निकल जाती है। तभी बीच रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत और एक मिडिल एज औरत दिखाई देती है, जिन्हें कुछ आदमी चारों तरफ से गिरकर खड़े थे और उनके ऊपर बंदूक दान रखी थी। ये देखकर सनम जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर आकर उन सब के पास आकर रहती है, ये क्या बदतमीजी है और इस तरीके से आप तो बुजुर्ग लोगों को परेशान नहीं कर सकते। वहीं उनमें से जो गुंडे थे वह सनम को देखकर कहते हैं, वैसे तू माल तो बहुत अच्छा लग रही है, क्यों ना इन दोनों बुढ़िया को छोटा इस लड़की को ही पकड़ ले। सनम हंसते हुए कहती है, हलवा है क्या जो तुमने कहा और पकड़ लिया, छोड़ो उन लोगों को वरना तुम लोगों को इतनी मार मारूंगी फिर जिंदगी में दोबारा किसी को छूने की हिम्मत नहीं करोगे। सनम उन सब की तरफ देखकर उन्हें धमकी भरे अंदाज में कहती है, अगर अभी के अभी निकलो यहाँ से वरना एक एक कोई जिंदा जमीन में गड़ दूंगी। लेकिन वह लोग वहाँ से नहीं जाते। तभी एक गुंडा पीछे से आकर सनम को पकड़ने की कोशिश करता है तो सनम बिना पीछे देख ही उसका बार रोक लेती है और उसे मारकर जमीन में गिरा देती है। शर्म के एक बार में उसकी गर्दन उसके घर से अलग हो गई थी। वही सारे गुंडे पहले तो डर जाते हैं, लेकिन फिर अपने साथी का बदला लेने के लिए एक साथ सनम के ऊपर हमला कर देते हैं। सनम 5 मिनट में उन सबको मारकर जमीन में गिरा देती है और उनको बुजुर्ग औरतों के पास आकर रहती है, आप लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो और आपके साथ कोई है नहीं क्या? वैष्णवी जी सनम के सर पर हाथ रखकर कहती है, आप बहुत बहादुर हो बेटा। जी हाँ, ये कोई और नहीं वैष्णवी जी और दादी माँ थे। दादी माँ सनम के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, आप जिस घर में भी जाएंगे उसे घर में रौनक ला देंगे। सनम उन दोनों के हाथ जोड़कर रहती है, ये तो आपका बड़प्पन है, आप लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? वैष्णवी जी सनम की तरफ देखकर कहती है, बेटा हमारी कार खराब हो गई थी और हम दोनों बिना बॉडीगार्ड्स को लेकर बाहर आए थे, अब ये समझ नहीं आ रहा कि हम घर कैसे जाएंगे। सनम उन दोनों की तरफ देखकर कहती है, तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है, मैं छोड़ दूंगी आप लोगों को, घर में चलिए मेरे साथ। वह दोनों पहले तो सनम को मना करती है, लेकिन सनम जबरदस्ती उन लोगों को अपनी कार में बिठाकर उन दोनों से पूछता है, अच्छा आप एड्रेस बता दीजिए, मैं आपको छोड़ दूंगी। वैष्णवी जी सनम को एड्रेस बता देती है। सनम थोड़ी ही देर में वैष्णवी जी को राजावत मेंशन के बाहर छोड़ दी है। वैष्णवी जी और दादी माँ जबरदस्ती सनम को घर के अंदर ले आती है। तभी वहाँ पर राघवेंद्र जी और दादाजी बैठे हुए थे। राघवेंद्र जी को देखकर सनम कहती है, अरे दादाजी। कभी सनम को देखकर राघवेंद्र जी की हैरान रह जाते हैं।
राघवेंद्र जी जल्दी से दादी माँ और वैष्णवी जी को पूरी तरीके से चेक करते हैं और सनम से कहते हैं, बेटा आप नहीं जानती आज आपने हमें कितना बड़ा एहसान कर दिया है। सनम राघवेंद्र जी से कहती है, अंकल जी एक इंसान ही तो दूसरे इंसान के काम आता है, मैंने कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं किया, जो चीज मुझे आती है अगर उसे चीज को हम इंसान की भलाई के काम में लगे कोई अच्छी बात है ना। सनम उठकर खड़ी होती है और हाथ जोड़कर रहती है, अब मुझे चलना चाहिए, घर पर सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, दादाजी पापा दादी माँ चाचू चाचा भाई भाभी सब लोग परेशान हो गए होंगे, अब मैं चलती हूँ। सनम सबके पैर छूकर हाथ जोड़कर वहां से बाहर निकल जाती है। वही वैष्णवी जी दादाजी की तरफ देखकर कहती है, आपने कैसे जानते हैं? दादाजी वैष्णवी जी से कहते हैं, ये सनम मल्होत्रा है मेरे दोस्त की पोती और इसी को तो हमने अपने अभिमन्यु के लिए पसंद किया था। ये सुनने की देर थी कि वैष्णवी जी के चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल आ जाती है और वह कहती है, पापा जी अब कुछ भी हो जाए अब सनम ही हमारे घर की बहू बनेगी और हमारे अभिमन्यु की पत्नी, क्योंकि सनम के अंदर वह सारी क्वालिटी है जो हमें हमारे घर की बहू के लिए चाहिए थी। दादाजी भी खुश हो जाते हैं, राघवेंद्र जी भी खुश थे। तभी दादी माँ कहती है, लेकिन अभिमन्यु शादी नहीं करना चाहते वैष्णवी, तो आप क्यों जबरदस्ती कर रही हूँ? वैष्णवी जी सब की तरफ देखकर कहते हैं, आप चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, लेकिन अब सनम ही हमारे अभिमन्यु की पत्नी बनेगी, क्योंकि हमें सनम पहली नज़र में पसंद आ गई है और वह हमारे बेटे की टक्कर की भी है। दादाजी भी खुश हो जाते हैं, राघवेंद्र जी भी खुश थे। तभी दादी माँ कहती है, लेकिन अभिमन्यु शादी नहीं करना चाहते वैष्णवी, तो आप क्यों जबरदस्ती कर रही हूँ? वैष्णवी जी सब की तरफ देखकर कहती है, आप चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, लेकिन अब सनम ही हमारे अभिमन्यु की पत्नी बनेगी, क्योंकि हमें सनम पहली नज़र में पसंद आ गई है और वह हमारे बेटे की टक्कर की भी है। राघवेंद्र जी और दादाजी मनीमा हंस रहे थे कि जिस लड़की को उनका बेटा बहू बनाना चाहता है वही लड़की को वैष्णवी जी अपनी सर आंखों पर बिठाकर बैठी थी, लेकिन दोनों को ही इस बात के बारे में पता नहीं था। राजावत मेंशन में हो रही इस तकरार के बारे में सनम को भी कोई जानकारी नहीं थी, वरना वह खुद ही सारी बात क्लियर कर देती। देर रात सनम मल्होत्रा मेंशन पहुंची तो सब लोग सनम के आने का इंतजार कर रहे थे। लोग समीर अक्षय अर्जुन कार्तिक चारों भागकर सनम के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें आने में इतना देर कैसे हो गई? सनम जैसे ही जाकर सोफे पर बैठी है उसके लिए एक गिलास पानी लेकर आ जाती है। सनम पानी पीते हुए उन सबको बता देती है कि रास्ते में कैसे दो बुजुर्ग औरतों को कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे, इसीलिए वह ने उनके घर तक छोड़ने गई थी। यह सुनकर सबको बहुत अच्छा लगता है जब उनकी बेटी इंसानियत के रास्ते पर चल रही है। सनम जैसे ही पानी पीकर क्लास को टेबल पर रखी है तभी उसके सामने एक कॉफी का काम आ जाता है। सनम अपनी नज़र उठाकर देखती है तो सामने अक्षर खड़ी थी। अक्षर को देखकर सनम मुस्कुराकर कॉफी का कप ले लेती है और सबसे बातें करने लगती है। सनम अक्षरा तारा और महिमा की तरफ देखकर कहती है, आप लोगों को इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, इन सब कामों के लिए घर में बहुत सारे सर्वेंट हैं, आप लोग भी अपने अपने ऑफिस से थक कर आए हो, आराम कीजिए। मैं अकेली ऑफिस काम करने के लिए नहीं गई थी और फिर अगर मुझे कोई चीज़ ज़रूरत होगी तो मैं खुद से बना लूँगी, ठीक है? महिमा सनम का हाथ पकड़कर कहती है, बेटा इसमें परेशान होने की और फॉर्मेलिटी की कोई बात ही नहीं है, और अगर हम थकी होंगे तो तुम हमारा काम कर देना, और आज तुम थकी हुई हो तो हमने कर दिया। हम एक फैमिली है, फैमिली में अपना तेरा नहीं बल्कि हमारा होता है। सनम मुस्कुराकर महिमा को अपने गले लगा लेती है। तभी पीछे से तारा और अक्षरा भी सनम के गले लग जाते हैं। तीनों चारों लोगों का इतना प्यार देखकर पूरे घर वाले बहुत खुश थे, क्योंकि यह चीज़ वह मिस कर रहे थे। वही दादाजी सब की तरफ देखकर कहते हैं, अब जब तुम सब लोग यहाँ मौजूद हो तो तुम सब लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सब लोग दादाजी की तरफ देखते तो दादाजी बोलते हैं, मैंने सनम की शादी तय कर दी है। पूरा परिवार दादाजी की बात सुनकर हैरान परेशान हो जाता है। तभी समीर कहता है, दादाजी अभी तो बच्ची है, अभी से उसकी शादी नहीं करनी है, हमें सब लोग बड़ी बड़ी से यही बोलते हैं। तभी सबको सनम की आवाज़ सुनाई देती है, दादाजी आपने जिस भी मेरी शादी अच्छी है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे दादाजी मेरे लिए वर्ल्ड का बेस्ट हस्बैंड ढूंढ कर लेंगे, इसलिए इस बात के लिए मैं आप पर आप मुड़कर विश्वास कर सकती हूँ और आप फिक्र ना करें, मेरी तरफ से हाँ है। और लेकिन मैं शादी अभी फ़िलहाल में नहीं करना चाहती, तो आप देख लीजिए। दादाजी सनम की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और सनम की हाँ सुनकर पूरा परिवार शांत पड़ जाता है। सब लोग जानते थे कि सनम ऐसे ही किसी चीज़ के लिए हाँ नहीं करेगी जब तक उसका मन ना हो। सनम उठकर खड़ी होती है और कॉफ़ी के लिए अक्षरा को थैंक यू बोलता है और कहती है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक आप लोग डिनर लगाए, क्योंकि मुझे पता है आप में से किसी ने अभी तक डिनर नहीं किया है। सनम की बात सुनकर सब लोग मुस्कुरा देते हैं। सनम सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। तभी हर्षवर्धन जी दादाजी की तरफ देखकर कहते हैं, पिताजी इतनी जल्दी क्या है सनम की शादी की? दादाजी हर्षवर्धन जी की तरफ देखकर कहते हैं, आप भूल रहे हैं, हर्षवर्धन के 25 साल होने से पहले हमें सनम की शादी करनी पड़ेगी।
दादाजी की बात सुनकर हर्षवर्धन जी अनुज जी दोनों ही शांत हो जाते हैं, लेकिन बाकी किसी को दादाजी की बात समझ नहीं आई थी। लेकिन जैसे ही समीर दादाजी से कुछ बोलने वाला होता है, दादाजी हाथ दिखाकर उसे रोक देते हैं और फिर किसी की हिम्मत नहीं होती दादाजी से कुछ भी पूछने की, क्योंकि घर में एक सनम थी जो दादाजी से अपनी हर एक बात मनवा सकती थी। सब लोग चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद सनम भी नीचे आती है। आज सनम ने एक शर्ट और नीचे शॉर्ट्स पहने हुए थे। इन कपड़ों में सनम बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी सनम डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी है तो महिमा सनम को खाना सर्व करने लगती है। सनम महिमा को बिठाकर रहती है, आप भी खाना खाए, सब लोग अपने आप खाना ले सकते हैं, ठीक है। और सब लोग बैठकर अपना अपना खाना खाने लगते हैं। दादाजी सनम की तरफ देखकर कहते हैं, बेटा जी अगर आप लड़के से मिलना चाहे या उनकी फोटो देखना चाहे तो हम आपको दे सकते हैं। सनम दादाजी की तरफ देखकर कहती है, आपने देखा है दादाजी हमें अपनी गर्दन हिला देते हैं, तो मैं भी देखा है, क्योंकि मुझे पता है मेरे दादाजी वर्ल्ड कप बेस्ट लड़का चुनेंगे। तो आप हर बात के लिए मुझे पूछना बंद कीजिए, ठीक है। और अपना डिनर करने लगती है। डिनर हो जाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सनम भी अपने कमरे में जाकर लैपटॉप पर अपना काम करने लगती है, लेकिन उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि उसके दादाजी ने किस लड़के को उसके लिए चुना है, वो लड़का कैसा होगा, क्या उसके परिवार को अपने परिवार की तरह प्यार करेगा या नहीं। यही सब बातें सनम के दिमाग में चल रही थी। फिर सनम सारी बातों को अपने दिमाग से झटका चुपचाप बैठकर सो जाती है। वहीं अभी सनम को सोए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि सनम के कमरे में 3 लोग आते हैं और उनके पीछे और 3 लोग आते हैं। जब वह तीनों एक दूसरे को देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं। फिर तब जाकर बारी बारी सनम को प्यार से चूमकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं अपने लैपटॉप पर सनम को देख रहा अभिमन्यु इन भाई बहनों के प्यार को देखकर बहुत खुश था कि उसकी जान को अपने परिवार का प्यार मिला है, पर इतना प्यार करने वाले भाई और भाभी मिली है। अभिमन्यु अभी लैपटॉप में वीडियो देख ही रहा था कि उसके पास उसके असिस्टेंट राघव का कॉल आता है और वह उसे बताता है कि सात्विक ने वहां से भागने की कोशिश की है। ये सुनते ही अभिमन्यु का गुस्सा बढ़ जाता है और वह तुरंत लैपटॉप बंद करके वहां से अपने टॉर्चर रूम की तरफ निकल जाता है। 1 घंटे बाद पहुंचता है तो देखा है आज वहां और दिन से भी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी थी। ये देखकर उसे राघव पर प्राउड फील होता है। अभिमन्यु जैसे ही अंदर पहुंचता है देखता है राघव सात्विक को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। सात्विक के नीचे बर्फ की सिलियां रखी हुई थी जिस पर सात्विक को बांधा गया था और राघव उसके पैरों में मार रहा था, जिससे सात्विक को चोट तो लग रही थी लेकिन जख्म नहीं दिख रहे थे। ये देखकर अभिमन्यु राघव की तरफ देखकर कहता है, वेल डन राघव, आज तो तुमने मेरा काम आसान कर दिया। वैसे उसने भागने की कोशिश क्योंकि यह नहीं पता करवाया। अभिमन्यु की तरफ देखकर अपना सर झुका कर कहता है, सर यह यहाँ से भागकर सीधा मल्होत्रा मेंशन जाने वाला था। यह आपकी सच्चाई और आपके बारे में मल्होत्रा परिवार और लेडी बॉस को बताने वाला था। जैसे लेडी बॉस कभी भी आपको अपना ना समझे और नहीं आपके साथ कोई रिश्ता रखे। जैसी अब मैं ये सुनता है उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वह जाकर सात्विक के पास खड़ा हो जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें जो सजा चल दी थी वह सजा शायद तुम्हारे लिए कम थी। वैसे मैं तुम्हें आज छोड़ देने वाला था वार्निंग देकर, लेकिन अपने आप में तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरी शादी मेरी जाना से हो नहीं जाती। तो अब तुम्हें तब तक यहाँ रहना होगा। दुआ करो कि मेरी शादी उससे जल्दी हो जाए और तुम्हें यहाँ से जल्दी आजादी मिल जाए। सात्विक के मन में गुस्सा और नफरत की भावना अभिमन्यु के लिए आ चुकी थी। सात्विक गुस्से में अभिमन्यु की तरफ देखकर कहता है, सनम मुझसे प्यार करती है और वह तुम जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करेगी। तुम जानते नहीं हो उसे जिस दिन उसे सच पता चल गया ना और यह पता चल गया कि तुमने मुझे किडनैप करके मुझे टॉर्चर किया है तो वह तुमसे नफरत करेगी, क्योंकि वह मुझे पागलों की तरह प्यार करती है। मेरे बिना जीना उसके लिए आसान नहीं है। अभिमन्यु को बहुत तेज गुस्सा आता है। बार बार सात्विक का सनम का नाम लेना और उसके बारे में ये सारी बातें अभिमन्यु का गुस्सा बढ़ाने के लिए काफी था। अभिमन्यु गुस्से में राघव की तरफ देखकर कहता है, जो इन्हें टाइगर के पिंजरे में छोड़ दो और टाइगर को बोलना कि यह उसकी मां के ऊपर गंदी नजर डाल रहा है। जैसे ही राघव ये सुनता है राघव के हाथ पैर काम में लगते हैं, क्योंकि टाइगर बहुत एग्रेसिव था। वह अपने आसपास किसी को नहीं आने देता था, वह सिर्फ अभिमन्यु के काबू में आता था। यहाँ तक कि राघव भी कभी उसे काबू नहीं कर पाया था। अगर अभिमन्यु कभी यहाँ से बाहर भी जाता था तो उसे अपने साथ लेकर जाता था, क्योंकि यहाँ खड़े किसी बॉडीगार्ड या किसी भी मेंबर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे टाइगर को रोक सके या उसके आसपास जा सके। जैसे ही सात्विक राघव को इतना डरते और कांपते हुए देखा है तो उसे भी अब डर लगने लगता है और उसे गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने अभिमन्यु राजावत से जवान लड़ाई अच्छा खासा यहाँ से निकल जाता, उसके बाद जाकर सनम को सारी सच्चाई बता देता। अभिमन्यु अभी यह कह रहा था कि अचानक से अभिमन्यु का फोन बजाने लगता है। अभिमन्यु के फोन पर जाना शो हो रहा था, जिसे देखकर अभिमन्यु खुश हो जाता है और राघव की तरफ देखकर कहता है, इसकी आवाज नहीं आनी चाहिए तुम्हारी
लेडी बॉस का फोन है। अभिमन्यु वही सोफे पर बैठकर सनम का कॉल उठा लेता है। दूसरी तरफ से सनम की आवाज आती है, मिस्टर राजावत, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में दोपहर में डिस्कस कर रहे थे उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, तो या तो आप उन मिस्टेक को सही कर दीजिए या फिर कल ऑफिस आने के बाद मैं कर दूंगी, और उससे पहले ये टेंडर भरना नहीं चाहिए वरना ये टेंडर हमें कभी नहीं मिलेगा। सनम की बात सुनकर अभिमन्यु अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाकर बहुत गर्मी से कहता है, आपके जैसा ठीक लगे सनम, आप वह कर लीजिए। और आप जानते हैं कि आपके किसी काम में मैं कोई गलती निकाल नहीं सकता क्योंकि आप कभी कोई गलती नहीं करती। वैसे इतनी रात के फ़ोन करने का यही कारण था या कुछ और भी था? सनम की आवाज फिर से आती है, नहीं बस यही कारण था, मुझे लगा कहीं कल सुबह राघव वह टेंडर भरना दे, बस इसलिए। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए कहता है, जो बात आप मुझे अभी बता रहे हैं ना कि बात में शाम को देख चुका था और मैंने उसे सही भी कर दिया है, तो आप बेफिक्र रहकर सोएंगे। और हाँ, गुड नाइट स्वीट ड्रीम। सनम भी गुड नाइट कहकर कॉल कट कर देती है। वही सनम का कॉल करते ही सात्विक अभिमन्यु की तरफ देखकर कहता है, अभी वह जितना प्यार से बात कर रही है ना, जब उसे तुम्हारी सच्चाई पता चल जाएगी ना, इससे भी कहीं ज्यादा नफरत करेगी वह तुमसे। सात्विक के पास जाकर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर खींच लेता है और कहता है, और वह दिन कभी नहीं आएगा, मैं वह दिन कभी आने ही नहीं दूंगा जब मेरी जाना को मेरी सच्चाई पता चलेगी। मेरी जाना हमेशा मुझे सिर्फ अभिमन्यु के नेचर से जाने की, शैतान तो मैं दुनिया के लिए हूँ, तुम जैसे इंसानों के लिए, लेकिन उसके लिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक प्यार करने वाला अच्छा और एक पति बनेगा। तभी उसके ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा तो वह तुम्हारी बातों पर कभी यकीन ही नहीं करेगी, और अगर तुमने ज्यादा तंग बनाने की कोशिश की ना तो तुम्हें मारकर कहाँ फेंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो आज के बाद मेरी जान के बारे में सोचना छोड़ देना। अभिमन्यु राघव की तरफ देखकर कहता है, अरे यार, मुझे मेरे टाइगर से तो मिला लेकर आओ उसे, उसके भी खेलने का टाइम हो गया है और सात्विक साहब को भी सबक सिखाना जरूरी है। जैसे सात्विक की सुनता है, डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। वही सात्विक के पास बंधी हुई समीरा पागलों की तरह अभिमन्यु को ताड़े जा रही थी क्योंकि अभिमन्यु बहुत हैंडसम लग रहा था। अभिमन्यु इतना सुंदर था कि उसके आगे अच्छे अच्छे मॉडल भी फेल। समीरा की नीयत बिगड़ चुकी थी अभिमन्यु के ऊपर, इसीलिए समीरा अपनी आवाज में मिठास बढ़ाते हुए कहती है, मिस्टर राजावत, आप मुझे छोड़ दीजिए ना, मैं इसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर दूंगी और मैं कभी भी सनम को परेशान नहीं करूंगी, और अगर आप चाहे तो मैं आपको भी खुश कर सकती हूँ। आप पहले ही सनम से शादी कर लेना, लेकिन आप मेरे साथ फिजिकल रिश्ता तो बना ही सकते हैं ना, मैं आपके साथ आपकी रखेल बनने में भी अपनी खुशकिस्मती समझूंगी। राघव समीरा की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वह किसी पागल को देख रहा है। वही अभिमन्यु जोर जोर से हंसने लगता है और राघव की तरफ देखकर कहता है, राघव, इस लड़की के पर कुछ ज्यादा ही निकल आए ना, मतलब यह अभिमन्यु राजावत को रिश्वत देने की बात कर रही है और मुझे इसकी बॉडी की नीड होगी यार, पता नहीं कितने जानवरों ने इसे चखा होगा। अभिमन्यु राजावत, इस जैसी चीज को कभी हाथ भी ना लगे, इसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना तो बहुत ही दूर की बात है। अपने लिए इतनी इंसल्टिंग बातें सुनकर समीरा का चेहरा शर्मिंदगी से झुक जाता है। उससे तो लगा था जैसे सात्विक उसके बहकावे में आ गया था, वैसे ही अभिमन्यु भी आ जाएगा, लेकिन वह सात्विक शर्मा नहीं बल्कि अभिमन्यु राजावत था जो उल्टी चिड़िया के पर गिन लेता था। ये तो फिर भी एक मामूली सी लड़की थी। राघव समीरा की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वह किसी पागल को देख रहा है। वही अभिमन्यु जोर जोर से हंसने लगता है और राघव की तरफ देखकर कहता है, राघव, इस लड़की के पर कुछ ज्यादा ही निकल आए ना, मतलब यह अभिमन्यु राजावत को रिश्वत देने की बात कर रही है और मुझे इसकी बॉडी की नीड होगी यार, पता नहीं कितने जानवरों ने इसे चखा होगा। अभिमन्यु राजावत, इस जैसी चीज को कभी हाथ भी ना लगे, इसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना तो बहुत ही दूर की बात है। अपने लिए इतनी इंसल्टिंग बातें सुनकर समीरा का चेहरा शर्मिंदगी से झुक जाता है। उससे तो लगा था जैसे सात्विक उसके बहकावे में आ गया था, वैसे ही अभिमन्यु भी आ जाएगा, लेकिन वह सात्विक शर्मा नहीं बल्कि अभिमन्यु राजावत था जो उल्टी चिड़िया के पर गिन लेता था। ये तो फिर भी एक मामूली सी लड़की थी। सात्विक हैरानी से समीरा की तरफ देख रहा था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि समीरा सामने से ऐसा प्रपोज दे सकती है, लेकिन अब जाकर उसे एहसास हुआ था कि उसने कोयले के चक्कर में हीरे को खो दिया है और अब शायद वह उसे इतनी दूर जा चुकी है कि कभी वापस नहीं आएगी। सात्विक अपने मन में कहता है, अगर वह यहाँ से निकल गया तो वह कुछ भी करके सनम को अपनी जिंदगी में शामिल करके रहेगा, क्योंकि आज जाकर उसे एहसास हुआ था कि सनम उसके लिए क्या थी। तभी दोनों के कानों में अभिमन्यु की आवाज सुनाई देती है, राघव, क्यों ना इस लड़की को अपने बॉडीगार्ड को दिया जाए, उनकी भी कुछ नीज होती है ना, तो वह पूरी कर लेंगे। अगर यह जिंदा बच गई तो इसकी किस्मत, मर गई तो इसकी किस्मत, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे समीरा के कानों में अभिमन्यु की बात जाती है वह हैरान रह जाती है, क्या अभिमन्यु से अपने बॉडीगार्ड को देना चाहता था? ये सुनकर समीरा की रूह कांपने लगती है क्योंकि उसने यहाँ मौजूद सारे बॉडीगार्ड्स को देखा था, सब इतने लंबे चौड़े तगड़े थे कि अगर एक भी बॉडीगार्ड उसके साथ कुछ किया तो समीरा तो वैसे ही मर जानी थी।
राघव नाम में अपनी गर्दन हिला के कहता है, इन लोगों को मारने के लिए इस शैतान के पास ही आना होता है और इन जैसे लोगों के चक्कर में हम जैसे मासूम लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है। बताओ, रात के 2 बजे हमें शो देख रहे हैं यार, अगर ऐसे ही चलता रहना तो एक दिन मेरी बीवी मुझे छोड़कर भाग जाएगी। इस शैतान की तो शादी नहीं हुई है लेकिन मेरी तो हो गई है। इस हार्टलेस इंसान को थोड़ा तो मुझ पर दया करनी चाहिए। अभी राघव अपने मन में बात कर ही रहा था कि उसके कानों में अभिमन्यु की आवाज जाती है, अगर मेरी बुराई करना हो गया हो तो जो काम बोला है वो करो और अपने घर जा सकते हो, क्योंकि मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी नींद लेनी है। अभिमन्यु अपनी बात कहकर वहां से चला जाता है। राघव बॉडीगार्ड्स की तरफ देखकर कहता है कि वह लोग समीरा के साथ जो चाहे वह कर सकते हैं। अगर वह मर जाती है तो उसकी बॉडी को उठाकर जंगल में जंगली जानवरों के पास फेंक देना। अगर जानवर भी इसकी बॉडी को ना खाएं तो इसकी बॉडी को जमीन में दफना देना। बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देकर राघव भी वहां से चला जाता है। वही समीरा चिल्लाने लगती है और सात्विक की तरफ देखकर कहती है, मुझे बचाओ। लो इन सब से समीरा को घिन भरी नजरों से देख रहा था, क्योंकि रणविजय जो कह रहा था वह अब सात्विक को सही लग रहा था, इसलिए सात्विक को समीरा से घिन आ रही थी। सात्विक हैरानी से अपने सामने खड़ी बॉडीगार्ड की फौज को देख रहा था जो ललचाई नजरों से समीरा को देख रहे थे। वही सात्विक हैरान था कि कम से कम 70 से 80 बॉडीगार्ड समीरा के साथ फिजिकल होंगे। ये सोचकर सात्विक का मन नफरत से भर जाता है और वह अपनी नजरें फेर लेता है। तभी 2 बॉडीगार्ड आते हैं और सात्विक को वहां से लेकर चले जाते हैं। वही सात्विक के वहां से जाते हैं। समीरा पागलों की तरह चिल्लाने लगती है लेकिन कोई उसकी आवाज पर ध्यान नहीं देता। थोड़ी देर बाद उसे कमरे से समीरा के चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी जो इतनी दर्दनाक थी जो सुन ले उसकी आंखें भी ना हो जाए। पूरी रात उसे कमरे से इसी तरह चीखने चिल्लाने रोने की आवाज आती रहती है, लेकिन वहां कोई और जाकर यह नहीं देखा कि उसके साथ क्या हो रहा है। वही सात्विक पूरी रात उन आवाजों को सुनता रहा था और उसके मन में आप इतनी नफरत भर गई थी समीरा के लिए जब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। आज जाकर सात्विक को एहसास हुआ था कि उसने क्या खो दिया है। अगली सुबह पूरा मल्होत्रा परिवार डाइनिंग टेबल पर मौजूद था और सब लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी सनम के पास अभिमन्यु का फोन आता है और वह उसे बताता है कि उन्हें आज साइड विजिट के लिए दूसरे शहर जाना है। जैसे सनम ये सुनती है वह हाँ बोलकर कॉल कट कर देती है और अपनी फैमिली की तरफ देखकर कहती है, क्या जिस साइड विजिट के लिए दूसरी सिटी जाना है इसीलिए वह आज रात को घर नहीं आ पाएगी और जहां तक वहां तक को कल शाम को ही घर आएगी। तब घरवाली यह बात सुनकर उदास हो जाते हैं। सनम सबके चेहरे पर स्माइल लाने के लिए कहती है, अच्छा है ना, आप लोगों को एक दिन मिल रहा है, एंजॉय करो आराम से, मेरे आने के बाद मेरे आगे पीछे लगे रहते हो। सनम की बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। सनम उठकर खड़ी होती है और दादा दादी के पैर छूकर कहती है, मैं आती हूँ कल शाम तक। जैसी वह घर से बाहर निकलने वाली होती है वह पलटकर अपने तीनों भाइयों की तरफ देखकर कहती है, आपको आज का पूरा दिन और पूरी रात और कल का पूरा दिन मिल रहा है। जो मुझे सबसे जल्दी बुआ बनाएगा उसी को मेरे तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा। ये बोलकर वहां से चली जाती है और तीनों लड़कियां शर्मा के किचन में चली जाती है। वहीं तीनों लड़के अपनी बहन की बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी कार्तिक उन तीनों की तरफ झुकते हुए कहता है, मेरी बहन का कहने का यह मतलब था कि तुम तीनों जल्द से जल्द बुआ बना दो, और वहां से चला जाता है। अब जाकर सबको बात समझ आई थी और जैसे ही उन्हें बात समझ आती है उन तीनों के चेहरे शर्म की वजह से लाल हो जाते हैं और वह तीनों ही वहां से जल्दी से निकाल कर अपने अपने ऑफिस की तरफ चले जाते हैं। दादाजी उन तीनों की लाल चेहरा देखकर मुस्कुराने लग गए और अनुज जी और हर्षवर्धन जी की तरफ देखकर बोलते हैं, तुम्हारी बेटी आइटम बम है, किसी को भी अपने जवाब से मार सकती है या शर्मिंदा तो कर ही देगी। हर्षवर्धन जी मुस्कुराकर कहते हैं, पापा ये बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है ना, ऐसा लगता है कि कल की ही तो बात थी जब हमारी नन्ही सी सनम हमारी जिंदगी में आई थी और आज वह इतनी बड़ी हो गई है कि उसे विदा करने का वक्त आ गया है। लेकिन क्या कर सकते हैं, बेटियों को तो एक दिन अपने ससुराल जाना ही होता है। अनुज जी दादाजी की तरफ देखकर कहते हैं, पापा ऐसा क्यों होता है कि हमेशा बेटियों को ही अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है, ये रीत क्यों बनाई गई? जिन बेटियों को हम जन्म देते हैं उन्हें पालकर बड़ा करते हैं, उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, फिर कैसे हम उसे किसी और के आंगन में भेज देते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता होता कि वहाँ हमारी बेटियों के साथ कैसा सलूक होता, उन्हें आज़ादी मिलेगी भी किया नहीं जब वह एक बंद पिंजरे में जाकर कैद हो जाएंगे। तभी तारा उन सब की तरफ देखकर कहती है, दादाजी क्यों ना हम उस लड़के को घर जमाई बना ले जो लड़का आपने देखा है। दादाजी तारा की बात सुनकर है इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा नहीं था उनकी बहू ऐसी बात करेगी। बेटी और बहू के बीच का प्यार देखकर और आज मैं सच में अपनी बेटी के ऊपर गर्व महसूस हो रहा था। थोड़े वक्त के लिए सनम भटक जरूर गई थी लेकिन कभी भी उसने अपनी मर्यादा पर नहीं करी थी, कभी भी अपने परिवार को शर्मिंदा नहीं किया था। दादाजी की नज़र में प्यार करना गुनाह नहीं होता लेकिन उसे प्यार को पाने के लिए गलत रास्ता चुना खुला होता है।
दादाजी तारा के पास जाते हैं और उसके सर पर हाथ रखे रहते हैं। ऐसे तो बेटा हमें अक्षय को आपके साथ विदा कर देना चाहिए था ना, फिर आप इस घर में कैसे आती और आपको इस घर में इतने सारे मेंबर कैसे मिलते बताइए। तारा इमोशनल होकर कहती है मैं तो इतने भारी पूरे परिवार में आना चाहती थी दादाजी, क्योंकि पापा के अलावा वहाँ कोई था भी तो नहीं, और अब देखिए पापा भी बिल्कुल अकेले रह गए। सनम अभी बाहर चली गई थी लेकिन वह अपनी एक फाइल घर पर ही भूल गई थी और वही फाइल लेने के लिए वह वापस आई थी। तारा की बात सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि पिछले जन्म में उसका अपना कोई नहीं था, इसलिए अकेलापन क्या होता है ये वह बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए पीछे से आकर रहती है दादाजी क्यों ना हम अंकल को यही बुला ले, हम सबके साथ रह लेंगे, क्या ही परेशानी है और भाभी को भी उनकी कोई फिक्र नहीं होगी। सनम की बात सुनकर सब लोग सच में पड़ जाते हैं तो सनम रहती है इसमें सोचने की क्या बात है, जब वह अपनी बेटी हमें दे सकते हैं तो क्या हम अंकल को अपने घर नहीं बुला सकते, उनकी देखभाल करने के लिए वहाँ भी तो कोई नहीं है। सनम की बात सुनकर दादाजी खुश हो जाते हैं और कहते हैं सच में हमारे पास एक दिल है और उसे आप कितनी बार जियोगी, हमें ये समझ ही नहीं आता। सनम मुस्कुराकर तारा की तरफ देखकर कहती है अब तो आप खुश होना भाभी, अब अंकल को भी अकेला नहीं रहना पड़ेगा, उनकी बेटी उनका दामाद उनके साथ रहेंगे और उन्हें फ्री में एक बेटी मिल जाएगी जो हर वक्त उनका एंटरटेनमेंट करती रहेगी। सनम की बात सुनकर तारा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। तारा अक्षरा की तरफ देखकर कहती है जानती हूँ भाभी अकेलापन क्या होता है, इसलिए आप फिक्र ना करें, ये पूरा परिवार आपका अपना है और इस परिवार में कभी भी आपको अकेलापन नहीं लगेगा। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपको अकेलापन लग रहा है तो आप मुझे जाकर बता देना। अक्षरा सनम के गले लग जाती है और कहती है मुझे तो पता ही नहीं था कि ननंद इतनी प्यारी होती है, अगर पता होता ना तो मैं बहुत पहले अर्जुन के साथ यहाँ आ चुकी होती। सनम महिमा की तरफ देखकर कहती है आप भी जब चाहे तब अंकल आंटी और अपने भाई भाभी से मिल सकती हो, हमें से किसी को ऐतराज नहीं है, और अगर आपके भाई भाभी आपके मम्मी पापा के साथ नहीं होते तो हम उन दोनों को भी यहीं बुला लेते। ठीक है। महिमा तुरंत सनम के गले लग जाती है और कहती है आपके जैसी बेटी पाकर तो सच में हर कोई धन्य हो जाएगा, इसीलिए तो समीर हमेशा आपको अपनी बेटी की तरह प्रोटेक्ट करते हैं और आज सच में मुझे लग रहा है कि मुझे और समीर को बच्चों की कोई जरूरत नहीं है, आपको ना हमारी बच्ची। सनम महिमा को गले लगा कर कहती है मैं जानती हूँ भाभी कि आप और भाई मुझे अपनी बच्ची मानते हो, लेकिन ये बच्ची कुछ वक्त बाद इस घर से कहीं और चली जाएगी, किसी और का घर बसाने, किसी और के वंश को बढ़ाने, किसी और के आंगन में तुलसी पूजन करने, तो फिर तो आपके बच्चे की कमी महसूस होगी ही ना। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी होने से पहले आप तीनों माँ बन जाओ, तो मुझे भी खुशी होगी कि मैं अपने भतीजे या भतीजी को अपनी आंखों के सामने जन्म लेते हुए देख सके। क्या पता वह परिवार कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वह मुझे यहाँ आने भी देंगे या नहीं। ये सारी बातें सुनकर सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। तभी दादाजी सनम के सर पर हाथ फेर कर कहते हैं इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हमसे हमारी बेटी को छीन सके। कार्तिक पीछे से सनम को गले लगा कर कहता है अगर आपके जैसी बहन बेटी हर किसी के घर में होना सनम, तो कोई इंसान अपने घर से अलग रहने नहीं जाएगा, उसे अपने परिवार और पत्नी में से किसी एक को कभी चुना नहीं पड़ेगा। कार्तिक की बात सुनकर अनुज जी कहते हैं आज पहली बार इस नालायक ने कोई अच्छी बात कही है। पायल जी तुरंत कार्तिक की बालियां लेकर रहती है ये बात तो आपने सही कि आखिर मेरी बेटी के साथ रहने का कुछ तो असर हुआ इस गधे के ऊपर। वही कार्तिक इतने प्यार से अपनी बेइज्जती सुनकर अजीब सा मुंह बना लेता है क्योंकि हर बार उसके साथ यही होता था, इसलिए अब उसे इस सब की आदत पड़ गई थी। सनम तारा की तरफ देखकर कहती है भाभी आप अपने घर जाए और अंकल जी को यहाँ लेकर आए, कल जब मैं यहाँ लौटूं तो मुझे अंकल जी यहाँ मिलने चाहिए, वरना सोच लेना आप मैं नाराज हो जाऊंगी और मुझे मनाना इतना भी आसान नहीं है। घर में किसी से पूछ लेना, मैं जब नाराज होती नहीं हूँ तो होती नहीं हूँ, अगर एक बार हो गई तो फिर मानती भी जल्दी नहीं हूँ। अपनी बात कहे सनम सबको बाय बोलकर अपनी साइड विजिट के लिए चली जाती है। तारा खुशी खुशी तैयार होकर अपने पापा को लेने के लिए अपने घर चली जाती है। सर जब अपने घर पहुंचती है तो देखी है कि तारा के पापा बृजभूषण जी अकेले बैठे कोई फाइल चेक कर रहे थे। तारा पीछे अपने गले लगा लेती है और कहती है कैसे हो आप बृजभूषण जी। तारा को अपने सामने करके कहते हैं बहुत अच्छा हूँ, आप तुम्हें देख लिया तो और अच्छा हो जाऊंगा। तारा बृजभूषण जी के सामने बैठकर रहती है आप जल्दी से अपना सामान पैक कर लीजिए, आप मेरे साथ जा रहे हो। बृजभूषण जी हैरान से तारा से कहते हैं ये कैसी बातें कर रही हो बेटा। तारा रहती है हाँ पापा आज से आप मेरे साथ रहोगे और यह फैसला मेरे अकेले का नहीं है बल्कि यह फैसला मेरे पूरे परिवार का है कि अब आपके यहाँ अकेले रहने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ रहेंगे जहाँ मैं अपने ससुराल और अपने पिता दोनों का ख्याल रख सकती हूँ। भूषण जी तारा के सर पर हाथ फेर कर कहते हैं बेटा ऐसे थोड़ी ना होता है, एक पिता अपनी बेटी के ससुराल में जाकर कैसे रह सकता है। तारा मुस्कुरा कर कहती है ये सिर्फ कहने की बातें होती है पापा, आपके पास आपकी बेटी
है तो आपका ख्याल आपकी बेटी रखेगी ना कोई और थोड़ी रख जाएगा और फिर वहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बृजभूषण जी कहते हैं बेटा जी अभी किसी को दिक्कत नहीं है, थोड़े वक्त बाद सबको दिक्कत होने लगेगी। तभी सारा उनकी तरफ देखकर कहती है पापा सनम भी चाहती है क्या वहाँ रहो, यह उसका फैसला है और उसके फैसले से सब सहमत हैं। जैसे बृजभूषण जी यह सुनते हैं उन्हें बहुत हैरानी होती है क्योंकि वह जी सनम को जानते थे, वह तो बदतमीज, बात दिमाग और घमंडी थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।